नमस्कार। बिहार पे चर्चा अभिषेक तिवारी जी के साथ। अभिषेक जी, 9 अगस्त जी। को जो ये महागठबंधन की सरकार है, इसका 1 साल हो गया। कुछ इसकी दो चार जी। पांच उपलब्धियां गिनवाइए सबसे पहले तो। जी। इसकी दो चार पांच उपलब्धियां जो आपने पूछनी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। सोचना क्योंकि पड़ेगा। उपलब्धियां हैं। नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं सर। बैंक डकैती योजना के साथ रोजगार का उत्सर्जन हुआ है। आपने देखा होगा अभी 2 दिन पहले समाचार पत्रों में कि सरकारी हॉस्पिटल में जो यूरिन निकालने वाला बैग होता है वो समाप्त हो गया था, तो कोको कोला की बोतल लगा दी गई। तो ये भी तो उपलब्धि है सर, कि देखिए क्या है कि रिसाइकल हो रहा है चीजों को। अब देखिए वो प्लास्टिक है, उसका कहीं और इस्तेमाल नहीं हो सकता था, कोको कोला का बोतल। तो रिसाइकल करके चलो पेशेंट्स को वही लगा दिया कि चलो उससे भी हो जाए। तो आप विजन देखिए सर, आप ये मत कीजिए। बाकी रामचरितमानस पे बयान आपको पता ही है इस सरकार का। तो इससे क्या होता है कि समाज को जो लोग विभाजित करने का प्रयास करते हैं, तो लोगों के बजाय सरकार स्वयं कह रही कि हम ही बांट देते हैं। बाकी जातीय जनगणना का मैंने आपको व्हाट्सएप भेजा है, आज के अखबार का मैंने प्रमुख देखा। हिस्सा है कि एक क्लिक में जो है किस जिले में कौन सी जाति की बहुलता है वो बता दे। अब मुझे इस सरकार पे भरोसा नहीं। वो इसलिए कि जिन इलाकों में मैं जानता हूं, जिन एरिया में जिसकी बहुलता है वो बता ही नहीं सकती। क्योंकि मूलतः जो है इनको खेलना है तो कास्ट पॉलिटिक्स। और इसी जातीय जनगणना के देखिए उन्माद में इनको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब तो बीजेपी को 50 से ज्यादा देश भर में सीटें नहीं आएंगी। अब आप स्वयं उत्तर प्रदेश से हैं, ये कितना एक अपने आप में हाइपोथेटिकल, मुझे लगता है कि एक शेल में चले गए हैं नीतीश कुमार। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक राजनेता इस प्रकार के बयान दे, वो भी जो 15 20 30 साल से पॉलिटिक्स, 30 साल से राजनीतिक जीवन में है। वो कह रहा है कि बीजेपी 50 सीट नहीं जीतेगी। आपने कांग्रेस समझ रखा है क्या कि 44 पे सिमट जाएगी? क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए था कि जिसकी गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो इस वक्त कंडीशन है, उत्तर प्रदेश में जो कंडीशन है, उसके बाद भी अगर कोई कहता है तो मुझे लग रहा है कि ये गलत टर्म है सर। आप जिसके स्पेशलिस्ट हैं, जिसको लोग कहते हैं आत्ममुग्ध बौना। तो हाइट में कुछ बहुत विशेष अंतर नहीं है अगर आप देखेंगे तो, और मूछों के स्टाइल में भी अगर काली हो जाए तो बहुत कुछ अंतर नहीं है, चश्मा दोनों पहनते हैं। तो बिल्कुल सही कहा। आत्ममुग्धता के शिकार तो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। आत्ममुक्ता के शिकार हैं। और एक उनकी जो ये वाली जो उन्होंने बयान दिया नीतीश कुमार ने, ये दरअसल बयान उन्होंने दिया जो अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी जी की स्पीच थी, उसका उस पे रिएक्शन जब मीडिया वालों ने कल उनसे मांगा था, उसमें एक बात और उन्होंने कही कि चिराग पासवान जो है इनके एजेंट थे, और इन्होंने एक एक जगह एजेंट अपने खड़े करके हमें पिछले चुनाव में हरवाया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि एक एक बहुत जूनियर और उनके साथी के बेटे, बहुत जो मतलब अभी अभी राजनीतिक कैरियर समझ लीजिएगा अपना शुरू कर रहे हैं, उनसे किस कदर घबराए हुए हैं नीतीश कुमार, ये उनका बयान दिखाता है। तो बीजेपी को नहीं, चिराग पासवान को थ्रेट मान रहे हैं अपने लिए। ये बात हम लोग आपस में शोज में लगातार यही तो डिस्कस कर रहे हैं कि चिराग पासवान का एक खौफ, चिराग पासवान मेनिया से जदयू तो गुजर ही रही है। और आपने तो लोकसभा में चिराग पासवान का स्पीच देखा होगा, हाँ। जिस प्रकार से उन्होंने बिहार के मुद्दे उठा करके लोकसभा में भी, और ललन सिंह से लेके सबको धो दिया। उसके बाद ये मेनिया होना स्वाभाविक है हर सर, इसलिए ना क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है किसको काउंटर करेंगे। नरेंद्र मोदी के मुद्दे पे चुनाव होना है। ये लोग जो सोच रहे हैं कि संपूर्ण यादवों का 2015 की तरह वोट मिल जाएगा, ये बात भूल रहे हैं कि उस वक्त मुद्दा ये था कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारा तेजस्वी यादव बनेगा। और लालू यादव ने अपनी एक रैली में कह दिया था कि लोग कह रहे हैं यादव साथ छोड़ दिया है। लालू यादव का अगर ऐसा है तो साथ छोड़ना है तो छोड़ दो। इसका इंपैक्ट ये हुआ था कि पूरे बिहार के जितने यादव समाज के लोग थे वो लामबंद हो गए और एक साथ महागठबंधन को वोट किया। लेकिन 2024 का सिचुएशन है ही नहीं वो। 2024 में चुनाव होना है कि राहुल गांधी
या ये महागठबंधन या फिर ये जो आई डॉट वाला गठबंधन बना है यूपीए को तिलांजलि देने के बाद, तो ये लोग जो है घमंडिया गठबंधन जीतेगा या नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम दोबारा या कहीं तिबारा, इस पे वोट होना है। और इस पे वोट बड़ा क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है। लग रहा है कि नीतीश कुमार अपने ही लौकुश समीकरण से बहुत दिनों से मिले नहीं है। अगर ये मिल लेते इसी बार, राजगीर में अभी जाने का सौभाग्य हुआ है हमारी टीम को, तो ये मिल लेते ना, तो इनको पता चल जाता कि जमीन और आसमान के बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ बदला नहीं है इनकी वजह से, वो आज भी उतना ही है जितना 100 साल पहले 150 साल पहले था। राजनीतिक धरातल जो है वो बदल गया है और नीतीश के लिए लोकसभा बड़ा टफ टाइम लेके आने वाला है जी। दरअसल इसमें नीतीश कुमार एक बात आप वैसे तो हमेशा ही कहते रहते हैं, उन्होंने कल भी ये फिर एक बात कही कि अगर विशेष राज्य का दर्जा हमें दे देते तो हम ये कर देते वो कर देते। मुझे तो समझ में नहीं आता कि विशेष राज्य का दर्जा होता क्या है, ये किसे दिया गया है। विशेष राज्य का दर्जा तो मैं मानता हूं कि इस देश में केवल जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, जिसे 370 से खत्म किया गया है। ठीक है, चिराग पासवान ने भी इस पर रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पहले ये तो बता दें कि उन्होंने क्या किया है विशेष राज्य का दर्जे के लिए, ऐसा क्या काम किया कि उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दें। नहीं, विशेष राज्य का दर्जा उन लोगों को प्राप्त है जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ले आने में काफी तकलीफ होती है। मैदानी इलाकों को साफ साफ, वो सब एक औपचारिक है। अब तो वहां पे जी इन्वेस्टर सबमिट कराने लगे सब लोग, हिमाचल वालों ने भी करवाई है, उत्तराखंड वाले तो बंबई में और दिल्ली में जाके सबमिट करवाने लगे हैं। अब वो बात रही नहीं है सब चीजें। ये पता नहीं किस जमाने में है, या तो इनसे इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, ये बुला नहीं पाते हैं। नहीं, क्यों आएंगे? अभी तो मैंने बोला सर कि क्यों आएंगे। जिस स्टेट में अभी हम शो कर रहे हैं, और आपने परसों का मेरा ट्वीट पढ़ ही लिया होगा कि दिन दहाड़े जब 1 करोड़ रुपए की एक्सिस बैंक में, वो भी सुबह 10 बजे हाजीपुर में डकैती हो जाए, उस स्टेट में कौन इन्वेस्टर आएगा सर इन्वेस्ट करने? आप देखिए, दुनिया में कहीं भी कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा अगर आपका लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है तो। हाँ, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस करते, लोगों को विश्वास दिलाते कि इन्वेस्ट इन बिहार, जब नरेंद्र मोदी ने कहा मेक इन इंडिया, तब तो ये सारे धूर्त कह रहे थे ये तो फेल हो जाना है जी। मैं अपनी बेटी के लिए खिलौने लेने जाता हूं, कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है सर। उसमें लिखा है यहाँ पे इंडियन खिलौने बिकते हैं, इंडियन खिलौनों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी छूट दी है। और उससे मेरी रिसेंटली बात हो रही थी, पटना का बहुत फेमस है खिलौने का एक दुकान खेलघर, सर उसने बताया कि सर चाइना के 75% खिलौने के मार्केट को इंडियन खिलौनों ने सप्रेस कर दिया। उसका एक कारण है, पहले इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक खिलौने नहीं बनते थे, अब बनने लगे हैं। और प्राइस डिफरेंस में सर इंडिया में जो है खिलौनों को लेकर के जो मोदी सरकार की नीति है, वो टैक्स इतने कम हो जाते हैं कि इंडियन खिलौने की मार्केट जो है वो प्रॉफिटेबल हो रही है। इस वजह से इंडियन खिलौने खासतौर से जो डिजिटल खिलौने हैं उनको लेके यहाँ नोएडा में कम से कम 100-150 कंपनियां बनी हैं पिछले 4-5 साल में। वो जो चिप आती थी ना बाहर से, कि उसकी प्रोग्रामिंग होती है कि ये बटन दबाने से वो डॉल आंख खोल देती है, इससे बंद कर देती है, इससे हंसने लगती है, उन सब की प्रोग्रामिंग की जो चिप बनती है वो सारी अब नोएडा में बन रही है। मेरे कई जानने वाले लड़के वहां जॉब भी करते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो आपने कब ऐसा सोचा? 20 साल से आप सत्ता में, आपने ऐसा कब कुछ किया कि इन्वेस्ट इन बिहार? आपने तो इन्वेस्ट इन बिहार के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, आपके पास ना कोई विजन है, आप सिर्फ एक बात की, आपका तो विजन ही अलग है ना। आप कह रहे हैं कि दारू बंद करेंगे, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि रेवेन्यू का दूसरा मॉडल क्या होगा। आपका तो सारा फोकस ही कहीं और रहता है। आप लड़कियों को साइकिल बांटने गए, ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था 2005 से 2010 में। मैं इसको दूसरे सोशल अवेयरनेस के हिसाब से देखता हूं। जिस स्टेट में लड़कियां शाम 5 बजे के बाद घर नहीं निकलती थी, वो साइकिल से कोचिंग पढ़ने जा रही हैं, कोचिंग पढ़ के आ रही हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। लेकिन नेक्स्ट स्टेप भी तो उसका होता है, या अगले 20 साल तक आप सिर्फ साइकिल बांटेंगे? अगर आप साइकिल बांटेंगे और जमाने में लड़कियां स्कूटी और कार चलाने लगी तो आप पीछे रह गए।
मेरे ये कहने का मतलब है बिहार में एक नीतीश कुमार के अंदर जो है वो राजनीतिक स्थिरता आ गई है। उनका विजन जो है वो 2005-2010 तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे का विजन वो अपडेट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इनके एंड्रॉयड सिस्टम में अपडेट की आवश्यकता हाँ, है वो और लेटेस्ट वर्जन वर्जन की वर्जन जरूरत है। पुराना हो गया दरअसल, इनका अपडेट आ ही नहीं रहा है जी। उसमें। एंड्रॉयड ने उसमें अपडेट अपडेट देने ही बंद कर दी है। तो अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार को शायद एक झटका और लगने वाला है। आनंद मोहन वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 26 सितंबर लास्ट डेट फिक्स हो गई है ना? उसमें कुछ लग रहा है आपको क्या कि कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? क्या उस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं वहां पे? पहले तो सर इसमें ये कंफर्म हो जाए कि आनंद मोहन जदयू से लड़ेंगे। अभी तो यही कंफर्म नहीं है, या ये हो रहा है कि अभी आरजेडी और जदयू के थ्रू वो निकल जाना चाहते हैं, निकल जाने के बाद वो साथ देंगे कि नहीं। दूसरी बात, आनंद मोहन राजपूतों का एक, ठीक है, आसपास थोड़ा बहुत तिरहुत प्रमंडल में इनका ये रहा है, लेकिन राजपूतों के यही एकमात्र नेता बिहार में है ऐसा तो है नहीं। बिहार में मीना सिंह से लेकर के आर के सिंह, बहुत लोग राजपूतों के बड़े बड़े नेता हैं। और आर के सिंह का जलवा है आरा में, सांसद जो है बिहार के सबसे टॉप परफॉर्मिंग सांसद है। तो ये ऐसे नहीं होता है कि आरा हरवा देंगे, इतनी काबिलियत नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार पहले अपने बिहार में अपने गठबंधन को 20 में से मैं विक्ट्री मानूंगा अगर 20 में से 21 सीट भी महागठबंधन जीत जाए तो। वो भी नहीं होने जा रहा है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि एनडीए की सीटें अधिक आएंगी, वो 24 आए, 25 आए, 26 आए, 27 आए, वो हो सकता है, लेकिन सीटें एनडीए ज्यादा जीतेगी। हम्म। चिराग पासवान ने एक और बात की कि आपका बिहार में सबसे कॉस्टली है बिजली, इधर यहां कौन आके इन्वेस्ट करेगा। 3 रुपए, उड़ीसा में 3.5 रुपए। देखिए यहाँ तो एक दिल्ली में और बिहार में अलग मॉडल चल रहा है। लोग कह रहे हैं सस्ती बिजली, अरे लोगों को आपने दी है, लेकिन ये बात बोलिए कि आपने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए जीना मुश्किल कर दिया इन दो स्टेट में, स्पेशली हम्म। बिहार और दिल्ली। जल्दी वो समय आएगा जब बिहार से, दिल्ली से और वेस्ट बंगाल से सारे बिजनेसमैन भाग जाएंगे। 1-8% जो बचे हुए हैं वो बस वो भी भागने की तैयारी में है, और इनके पास लास्ट में बचेगा शून्य, एक बिग जीरो। अब नीतीश कुमार ने कल एक बात और भी कही। इन्होंने कहा कि मैं पढ़ के सुनाता हूं कि इस बार हम सीएम नहीं बनना चाहते थे, हमने मना कर दिया था, लेकिन जिद करने लगे तो हम बात मान लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 2 सीट जो मिली थी, उस पे नीतीश कुमार ने कहा कि 2009 में हम 25 सीट पर चुनाव लड़े थे और हम 20 सीट पर जीते थे, और वो 15 पर लड़े थे तो 12 मिली थी। ये सब बात तो वो भूल जाते हैं और हर चीज को भूल रहे हैं। तो नीतीश कुमार इसका क्या ठीकरा जो है बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप अगर सीएम नहीं बनना चाहते थे बीजेपी के समय, तो आरजेडी के साथ तो अलायंस चल रहा है ना, बना दीजिए तेजस्वी यादव को, बीजेपी ने तो नहीं रोका है। बिल्कुल सही बात। अगर आप कुर्सी के प्रति मोह नहीं रखते हैं तो एक बार तेज तर्रार, वैसे तो स्वास्थ्य मंत्री इस वक्त घिरे हुए हैं, जो बॉटल वाला मैंने कांड बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में जो ये स्थिति है, इस दुर्गति के जिम्मेदार कौन है? ये तो नहीं कह सकते कि सिर्फ पदाधिकारी है। क्या स्वास्थ्य मंत्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एक आदमी भी वहां पे मर गया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन तेज तर्रार तेजस्वी का नारा लगाने वाले आरजेडी भी खुश हो जाते हैं और गठबंधन में मजबूती आ जाती है, जो बीच बीच में कंफ्यूजन का माहौल चल रहा है। और आप स्वयं कितने कॉन्फिडेंट है? ये क्या राजनीतिक सिर्फ गलियारों में चर्चा थी कि आप पलटी मारने वाले हैं, या आपने वाकई हरिवंश जी को भेजा था? और सिर्फ हरिवंश जी को क्यों, 4 बार आप इसी गठबंधन में पिछले 1 साल के अंदर आप अटेम्प्ट कर चुके हैं। ये तो आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि अमित शाह और सम्राट चौधरी दोनों कह रहे कि आपके बिना 2024-25 लड़ेंगे, वरना पलटने को तो कल आप पलट जाते और विशेष राज्य का दर्जा दे देते तो पूरे भारत में बीजेपी 400 सीटें जीत जाएंगी। ये क्या बेवकूफी वाला बयान है? मैं मान सकता हूं कि बिहार के लोग एंग्री हो सकते हैं, तो तमिलनाडु में बीजेपी नहीं जीती ज्यादा सीटें, तो क्या सरकार नहीं बना? एक बिहार स्टेट में सीटें नहीं जीतेगी तो सरकार नहीं बनेगी। और ऐसा नहीं है, मैंने जिन सीटों को गिनवा दिया है वो सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, चाहे वो सिवान हो, गोपालगंज हो, मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, चंपारण हो,
जहानाबाद हो, गया हो, सासाराम हो, काराकाट हो, आरा हो, बक्सर हो, ये सभी सीटें बीजेपी जीतेगी, जिनको जो करना है करो। जी। अच्छा, इसमें जो पार्लियामेंट का थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें मैंने चिराग की स्पीच की भी बात की। वैसे आपने अगर गौर किया हो, वैसे आपकी तबीयत ठीक नहीं थी मुझे पता है, लेकिन जी। आपने बिहार के नेता पक्ष प्रतिपक्ष दोनों तरफ से बोले हैं। इसमें जी। दोनों साइड से लोग बोले, आरजेडी के लोग भी बोले, कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी बोले। तो किस किस की जो स्पीच थी उस आपको प्रभावी किया सबने, मतलब बिहार के लोगों के नजरिए से जो महत्वपूर्ण मानते हैं कि जो जिस तरह के मंच मिलता है आपको, उस मंच का आप सदुपयोग करें। देखिए, वैसे तो प्रिंस का भी मैंने सुना, लेकिन मंच का सदुपयोग मुझे लगता है कि ललन सिंह कर सकते थे बेहतर, अगर वो सिर्फ आलोचना से इतर हम्म। जो उनके संसदीय क्षेत्र में कार्य किया है नितिन गडकरी से लेकर के जो केंद्र सरकार ने, उस पे भी वो कुछ बोलते और सुनते और समझने का प्रयास करते, और और उनके इसके अलावा बिहार सरकार का नीतीश सरकार के काम को भी गिनवा सकते थे। मैं इस नहीं, ये तो विपक्ष के नेता जो है बहुत चूके हैं इस मामले में। नहीं नहीं, कैसे गिनवाते हैं? मुंगेर के सांसद है, और वो जो पुलवा गिरा है ना सर, मुंगेरे में ना है सुल्तानगंज, वो पुलवा तो वहीं ना गिरा है। क्या करते कि हम इतना उसे 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 टॉप गिनवा देते। कि गिरा हुआ पुल इतना टॉप क्वालिटी का बना है कि नहीं, वो सत्रह गिर हजार गया का कोई बात नहीं है, उससे भी बड़ा बनवाएंगे हम, उससे भी बेहतरीन अच्छा अच्छा। बनाएंगे। मुझे लगता है कि भाषण अगर आप देखें तो जो रेट ऑफ स्पीच है, पिच कंट्रोल होता है, किस शब्द पे कितना दबाव डालना है, प्रेशर डालना है, अगर इन सब क्वालिटीज और भाषण में अपने समय का एकदम सदुपयोग जिसने किया है पूरे बिहार में, दो लोगों ने बड़ा अच्छा ठीक से बोला है। एक गिरिराज सिंह जी, और दूसरे जो है वो चिराग पासवान। चिराग पासवान। इनके अलावे जो है बिहार का थोड़ा सा क्या होता है कि आर के सिंह साहब जो है ना, तो थोड़े से ये हो जाते हैं, पूरा टेक्निकल हो जाते हैं वो जिस ओहदे पे हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर उनका थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। लेकिन बिहार विपक्ष पे हमला भी करना है, अपने आप को डिफेंड भी करना है, और अपना काम भी गिनाना है। बिल्कुल इन बिल्कुल। तीनों चीजों में अगर देखें तो गिरिराज सिंह जी और इनका बहुत बढ़िया था। जी। वैसे बिहार के नेता जो है ना, समय समय पर हेडलाइन बनाने में बड़े मशहूर हैं। कभी जो लालू जी ने एक डायलॉग बाल बना दिया था कि हेमा मालिनी के गाल जैसे जो है वो सड़कें यहाँ बना देंगे। ये मैं एक बयान पढ़ रहा हूँ, ये जो एमएलए हैं नीतू सिंह हिसुआ की, इन्होंने कह हाँ, दिया कि बड़ी साहब, पॉपुलर हो रही है। हाँ मतलब पॉपुलर नहीं, देखिए किस अकल की बात, देखिए कैसे कैसे लोग जो है सदन में चुनकर पहुंच जाते हैं। कह रहे हैं कि 50 साल की बुढ़िया, उन्हें शायद राहुल गांधी की उम्र नहीं पता है, स्मृति ईरानी से 3-4 साल बड़े हैं राहुल अच्छा, गांधी। उसने ये भी कहा कि अब ये सोचिए, लोग कांग्रेस वाले इसको तारीफ में ले रहे, इससे बड़ा मतलब मैं क्या बेवकूफी कहूं हाँ कि कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि राहुल के पास लड़कियों की कमी है क्या? हाँ तो आप बताओ। राहुल गांधी को क्या एक्सपोज करना चाहती हैं? क्या वो कुंवारा है लेकिन वर्जिन नहीं है, और उसके पास लड़कियों की कमी क्या है? रात दिन तो लड़कियां ही लड़कियां हैं उसके पास, आप ये हाँ बताना चाहती हैं क्या? तो एक तो ये है। देखिए, मुझे लगता है सर, कांग्रेस, आप चूंकि 90s के दशकों का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला, दर्शक चाहे तो ये क्लिप काट लें। 90 के दशक के फिल्मों को आप देखेंगे ना, तो जो लीड एक्टर था उसके आसपास के एक्टर और एक्ट्रेस बेहुदे शक्ल वाले होते थे, ताकि आपका फोकस जो है वो लीड एक्टर पे हो। बिल्कुल। तो राहुल गांधी हीरो के हीरो साथ लगता वैसा ही रहे। है। हाँ, तो राहुल गांधी के साथ वैसा ही है कि राहुल गांधी इन सबके बीच सबसे क्लेवर है, इसलिए इस प्रकार के लोग आसपास हैं राहुल गांधी के, कि वो इस प्रकार के इस हद दर्जे की बेवकूफी की बात करे, ताकि लोगों को लगे कि चलो इनसे तो बेहतर दिमाग वाला है राहुल हाँ गांधी। वो ये एक देखो, हो सकती है ये संभावना। मुझे लगता है कि ये भी गांधी परिवार और कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है कि जो जी। आने वाले समय में कांग्रेस का फ्यूचर बन सकते थे, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, हेमंत बिस्वा शर्मा, सचिन पायलट को उस राह पे ढकेल दिया गया है। अब वो केवल, मतलब क्या कहना चाहिए कि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है, इसलिए फंसे हुए हैं। जितिन प्रसाद हैं, आरपीएन सिंह हैं, तमाम लोग तो कांग्रेस छोड़कर चले गए हैं, और जो बचे हुए हैं वो बड़ी असहज स्थिति में हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा इस चीज का, कि जिस दिन राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई, आप तो बिहार के हैं, और बिहार वाले जो है धार्मिक उसमें बड़ा बिलीव करते हैं। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई, सबसे पहले मिलने के लिए लालू के घर गए उसी रात जब उसकी सदस्यता बहाल हुई।
और वहां अखबारों में, इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है, फोटो भी छपा, लालू जी गले मिल रहे हैं, और वहां पे बताया जाता है कि लालू परिवार ने खुद अपने हाथ से मटन पका के खिलाया उन्हें। सावन के महीने में मटन खा रहे हैं ये क्या बिहार का वो है दस्तूर? ये कहाँ की कल्चर है साहब? नहीं नहीं, बिहार का दस्तूर नहीं है, लालू परिवार के जो है वो दस्तूर हो सकते हैं, बिहार का नहीं। और कमाल की बात यह है कि वो एक पत्रकार है ना, नहीं उनका प्रवक्ता है, क्या नाम है, सुरजेवाला या मुंह सुरजेवाला, पता नहीं, मुझे मैं भूल जाता हूँ, इतना ये वाला। इंपॉर्टेंट आदमी नहीं है। हाँ तो हाँ, रणदीप सुरजेवाला। तो रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और राहुल गांधी की फोटो दिखाई थी। कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र वाले जो है राहुल गांधी, वो जनेऊधारी। श्रावण माह, हाँ जनेऊधारी, वो श्रावण मास में वो आदमी मटन खा रहा है, जबकि शास्त्र सम्मत है और प्रकृति, मैं कह रहा हूं प्रकृति सम्मत है। हाँ बिल्कुल। प्रकृति सम्मत क्या है कि श्रावण मास में सावन में ही, तो दही नहीं खाते लोग। श्रावण मास में ही प्रेग्नेंट होती हैं वो। अब आप बताइए, ये मानव रूप में कितना क्रूर है कि जिस श्रावण मास में पशु प्रेग्नेंट होते हैं, आप अपनी जीवा के स्वाद के लिए उन्हें उसको मारते हैं। काट करके खा रहे हैं। और लालू यादव हैं तो उन्होंने तो हलाल ही किया होगा, झटका से मारा नहीं होगा शायद, क्योंकि वो चल रहा है ना, तजिया वजिया भी पूजा चल रहा था, तो हो सकता है। हम्म। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि ये जो परंपरा और ये सारी चीजें बताई जाती है वामपंथ के द्वारा, जिस रास्ते पे जा रहे हैं, मुझे लगता है एक दिन बड़ा बुरा फंसोगे बेटा। ये एक फिल्म का संवाद मैंने बोल दिया जिसमें महात्मा गांधी की एक्टिंग कर रहे थे, संजय दत्त को बता रहे थे महात्मा गांधी की, जिस राह पे तुम जा रहे हो बहुत बुरा फंसोगे बेटा। तो वही राहुल गांधी बड़ा बुरा फंसेंगे। और फंसना क्या है, राहुल गांधी को पता है कि पार्टी डुबा दी है, अब सांसद में भाषण हो ही गया, चलो बैंकॉक, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो यही वैसे सारी चीजें। वैसे भी पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि राहुल गांधी परिवार जो है, गांधी परिवार पूरा, वो लालू प्रसाद यादव के ट्रैप में बुरी तरीके से फंसा हुआ है। और चूंकि आईएनडीआईए में जो ये बना है अभी, इसमें अब शरद पवार उस स्थिति में रहे नहीं, मजबूत स्थिति में। इसमें आने वाले समय में दो ही लोग जो है अपनी दखल कर सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तो फ्यूचर डिपेंड करेगा कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन लोगों का ये मानना है कि ममता बनर्जी फिर भी अपनी कम से कम जो वर्तमान पोजीशन है उसमें अपनी सीटें बनाने में कुछ कामयाब रहेंगी। उनका ये एक ऑरा बना हुआ है वहां पर। तो मुझे लगता है कि गांधी परिवार ये चाहता है कि होता है ना कि साहब, कि एक समय जब कोई किसी मुद्दे पर फैसला लेने की बात होती है कि यार अब चलिए साहब नेता किसे बनाया जाए या पीएम फेस किसे बनाया जाए, तो ऐसी ऐसे मौके के लिए शायद उन्होंने लालू को रखा हुआ। लालू कह देंगे कि साहब राहुल गांधी से बेटर और कोई हो नहीं सकता। मुझे लगता है कि इसी वजह से है जो इतनी लल्लो चप्पो जो है गांधी परिवार लालू परिवार की करता भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वही बात है, क्योंकि जो कहा भी था उन्होंने कि तुम दूल्हा बनने का दुल्ला तैयारी करो और हम सब सब बाराती जाएंगे। लेकिन एक और चीज है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि अगर लालू यादव और नीतीश कुमार और ममता बनर्जी से इतना कुछ परेशान है, तो कांग्रेस जब लड़ ही नहीं रही चुनाव, बंगाल में लड़ेगी नहीं, बिहार में 4 सीट 5 सीट जो भी मिल जाए स्वीकार कर लेना है आपको, आपके पास ज्यादा ऑप्शन बच नहीं रहे हैं, तो और आप जिस स्टेट में जीत सकते थे तो डीएमके आपको अधिक सीटें देगी नहीं। वहां आपने कहा कि भाई हम लेफ्ट के साथ गठबंधन में है, तो अब देखना होगा कि केरल में ये दोनों मुख्य पार्टी गठबंधन में लड़ती है, कैसे लड़ती है, ऑटोमेटिकली बीजेपी मुख्य विपक्षी दल बनती है कि नहीं। ये तो जो जो तमाम चीजें हैं ना हर्षल, एक ही चीज इंडिकेट करे कि कांग्रेस स्वयं सुसाइडल मोड में है। और बिहार में भी कांग्रेस अब सुसाइडल मोड में आ गई। पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर आप देखिए तो बिहार कांग्रेस में कोई गतिविधि नहीं है सर। उनका पूरा ऑफिस भी सुना पड़ा रहता है। अब तो कन्हैया कुमार था तो बीच बीच में आना जाना लोगों का रहता था, वो पहुंच गया दिल्ली। पूरा इनका कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ कार्यक्रम नहीं है, बस खाली एक डिजिटली जो है वो ट्वीट कर देना और कहना पूर्ति होगी। मुझे लगता है कि ऑनलाइन पार्टी बन के रह गई है। इनफैक्ट जदयू और आरजेडी भी उसी पोजीशन में अब जा रही है कि ये लोग भी ऑनलाइन पार्टी बनने वाले हैं, ट्विटरिया पार्टी बनने वाले हैं। तो ये लोग ट्विटर पे काम करते रह जाएंगे और धरातल से कोसों दूर रह जाएंगे। जी सही बात है। वैसे तो मैं चर्चा करना चाह रहा था सृजन घोटाले पर भी, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी दिन फिर चर्चा करेंगे। मैं दर्शकों को बता देता हूं
कि 2003 में जो है यहाँ पर एक सृजन के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई थी महिलाओं के लिए, कोऑपरेटिव, जिसमें महिलाओं से पैसा जमा कराया जाता था, उनको लोन भी दिया जाता था। इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ था। सीबीआई की जांच 2017 में शुरू हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई है, और अभी हाल ही में इसकी जो मुख्य अभियुक्त हैं, इस समय क्या कहना चाहिए कि आरोपी हैं, रजनी प्रिया, उनकी अभी गाजियाबाद से गिरफ्त, साहिबाबाद जो कस्बा है गाजियाबाद का, वहां से गिरफ्तारी हुई है। और इसमें बहुत बड़ा घोटाला है। बिहार में 1,000 करोड़ का घोटाला, इसे सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। तो अभिषेक जी, अगले सप्ताह के लिए क्या गतिविधियां रहेंगी, कुछ है इंडिकेशन? अब देखिए, लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया रहेगा, तो यहाँ पे अब सांसद आकर के जो कार्यक्रम है, जो मोदी जी मिले थे, उस पे काम होगा। तो देखते हैं कि उसमें क्या डेवलपमेंट होता है और कितना सम्राट चौधरी अटैकिंग मोड में रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बिहार में राजनीति तो चल ही रही है लगातार। तो जो भी होगा हम अगले हफ्ते अपडेट तो करेंगे, सो तो करना ही है जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।